कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर अभी हमें समझना है कि सर्टिफिकेशन ऑफ वर्क डन होता क्या है। सर्टिफिकेशन को समझने के लिए एक इलस्ट्रेशन हमें लेना होगा। जैसे कॉन्ट्रैक्टर होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर, और एक होता है कॉन्ट्रैक्टी। तो जो काम कंप्लीट करके देगा उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, और ठेकेदाता कॉन्ट्रैक्टी। तो जब कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कोई कार्य कंप्लीट करके दिया जाता है और वो कार्य मान लीजिए यहाँ पर एक लंबे समय तक चलने वाला है, 1 अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा, कोई कॉन्ट्रैक्ट यदि मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, 12 महीने से ज्यादा समय तक यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट चलने वाला है, कोई कार्य होने वाला है, तो चूंकि हम जानते हैं यहाँ पर कि जो अकाउंटिंग होती है वो 12 मंथ की होती है। किसी भी असेसी को, किसी भी पर्सन को एक फाइनेंशियल ईयर होता है, चाहे वो हम उसको 2021 बोलें या फिर 1920 बोलें। किसी भी फाइनेंशियल ईयर की अकाउंटिंग करने के लिए 12-12 महीने का एक टाइम हमें देखना होता है, जो अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च में फिनिश होता है। तो कॉन्ट्रैक्टर को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने होते हैं और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसे अपना प्रॉफिट रिकॉर्ड करना होता है। तो चूंकि कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा समय के लिए चलने वाला है, तो किस तरह से वो यहाँ पर अकाउंटिंग करते हैं, किस तरह से कॉन्ट्रैक्टर अपने बही खातों में प्रॉफिट को रिकॉर्ड करते हैं, उसको समझने के लिए हमें यहाँ पर सर्टिफिकेशन टर्म को समझना होगा। तो क्या होता है, जब कोई कॉन्ट्रैक्टर किसी कार्य को करता है तो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा मान लीजिए 1 अप्रैल 2020 को कार्य प्रारंभ किया गया, ठीक है, स्टार्ट किया गया। चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट एक लंबे समय तक चलने वाला है, 2 साल 3 साल ये काम होने वाला है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि 31 मार्च के दिन किसी भी पर्सन को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट क्या करने होते हैं? क्लोज करने होते हैं, बनाने होते हैं। तो उस समय यहाँ पर उन्हें पता लगाना होता है कि उन्होंने कितना प्रॉफिट कमा लिया है। तो उस समय क्या होता है कि सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने कितना वर्क कंप्लीट कर दिया। जितना वर्क कंप्लीट कर दिया उसी के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्टी उसको पेमेंट करेगा। जो कॉन्ट्रैक्टी है किसको बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टी, जो अपना कार्य, जो अपना वर्क कॉन्ट्रैक्टर से करवा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है इसमें यहां पर कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा वर्क कंप्लीट किया गया, वर्क कंप्लीशन। तो मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर ऐसा बोलते हैं कि जितना भी काम उनको मिला था उसका उन्होंने लगभग 70% वर्क कंप्लीट कर दिया, ऐसा उनका कहना है। कौन कहता है ऐसा? कॉन्ट्रैक्टर बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर से कि जितना काम था उसका 70% वर्क उनके द्वारा कंप्लीट किया जा चुका है। तो वर्क कंप्लीटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर। लेकिन कॉन्ट्रैक्टी जब चेक करते हैं तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि कोई इंजीनियर है, कोई सुपरवाइजर है, कोई सर्टिफिकेटर है, कोई वैल्यूअर है, वो यहाँ पर सुपरविजन करने के लिए आते हैं और वो कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर क्या बोल रहे हैं कि वर्क कंप्लीट 70%, जितना भी काम दिया गया था उसका 70% काम पूरा हो चुका है। लेकिन जो सर्टिफिकेट देने वाले होते हैं, ठीक है, उन्होंने बोला वर्क कंप्लीट तो हो गया लेकिन उसको हम सर्टिफाई दे रहे हैं केवल 65% का। वर्क कंप्लीट है, कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से 70% कार्य पूरा हो चुका है। तो जिसका सर्टिफिकेट किसी इंजीनियर के द्वारा, किसी सुपरवाइजर के द्वारा दे दिया जाता है उसको बोलते हैं वर्क सर्टिफाई। मतलब वर्क कॉन्ट्रैक्टर ने बोला उसको, उसके बाद किसी सुपरवाइजर के द्वारा उस वर्क को चेक किया गया और उन्होंने सर्टिफिकेट दिया कि 60% वर्क आपका सर्टिफाई हो चुका है। सर्टिफाई का मतलब काम हो गया। लेकिन ये सर्टिफिकेट किसने दिया? किसी सर्टिफिकेट देने वाली एजेंसी ने।
किसी ऑथोराइज पर्सन ने। तो यहां पर दो शब्द, दो टर्म आपको समझनी है। वर्क कंप्लीट होने के बाद यदि किसी सुपरवाइजर के द्वारा, किसी सर्टिफिकेट देने वाली ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उसका सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि वर्क कंप्लीटेड एंड सर्टिफाइड, और एक होता है वर्क कंप्लीटेड बट नॉट सर्टिफाइड। कुछ काम ऐसा था जो कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से तो बोला गया कि काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन सुपरवाइजर क्या बोलते हैं कि अभी आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं? वर्क अनसर्टिफाइड। अनसर्टिफाइड, ठीक है। वर्क कंप्लीट हो चुका है लेकिन उसको अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला कि हाँ वर्क कंप्लीट हो गया। तो दो तरह से आपको समझना है। कॉन्ट्रैक्टर जब कोई कार्य करता है तो वो उनके द्वारा एक अनुमान लगाया जाता है कि उन्होंने अपनी तरफ से अकाउंटिंग ईयर के एंड तक 70% का वर्क कंप्लीट करके रख दिया। फिर जो वैल्यूअर होते हैं, जो मूल्यांकन करने वाले होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, उनके द्वारा चेकिंग की जाती है कि क्या वास्तव में काम कंप्लीट हो चुका है, जो कॉन्ट्रैक्टर बोल रहे हैं क्या वो काम वास्तव में कंप्लीट हो चुका है। तो जो सुपरवाइजर होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, अगर उनको लगता है कि अभी भी कुछ काम बाकी है, बहुत सारे फैक्टर वो चेक करते हैं, फिर वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। तो जो सर्टिफिकेट उन्होंने दे दिया, जितने कार्य के लिए उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया, उसको बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड। और जो कार्य कंप्लीट तो है लेकिन अभी तक उसका सर्टिफिकेट नहीं मिला, उसको बोलते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। तो दो चीजें हमको समझनी है, वर्क सर्टिफाई एंड वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है। चलिए अब आगे थोड़ा सा हम इसको समझते हैं कि जब हम वर्क सर्टिफाई की बात करते हैं, चूंकि सर्टिफिकेट मिल चुका है, तो वर्क सर्टिफाई का जब हम वैल्यूएशन करेंगे तो उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर की कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों एलिमेंट उसमें शामिल होते हैं, क्योंकि उसको सर्टिफिकेट मिल चुका है, काम कंप्लीट हो चुका है। तो उसमें प्रॉफिट इंक्लूड होता है जिसको बोलते हैं वैल्यू। ये आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं, क्या बोलते हैं इसको? वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाई, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं वर्क अनसर्टिफाई की, चूंकि ये कार्य कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से तो कंप्लीट है लेकिन अभी तक इसको सर्टिफिकेट नहीं मिला है, इसलिए इसका वैल्यूएशन किस पे करेंगे हम? कॉस्ट पर। इसमें प्रॉफिट का कंपोनेंट शामिल नहीं करना है, तो इसे क्या नाम देना है? कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाई। देखिए दोनों में क्या चेंज हुआ। वर्क सर्टिफाई के लिए तो हम वैल्यू शब्द का यूज कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाई। तो वैल्यू का मतलब क्या हुआ? उसमें कॉस्ट भी है और प्रॉफिट भी है, क्योंकि उसको सर्टिफिकेट मिल चुका है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर अपना प्रॉफिट रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा वर्क जो कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से कंप्लीट तो किया जा चुका है बट नॉट सर्टिफाइड, लेकिन अभी तक उसको सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो उसका वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे? कॉस्ट पर। तो दो प्रोविजन मैंने आपको बताया, ये आपको समझने हैं। वर्क सर्टिफाई की वैल्यू आपको दी जाएगी या फिर आपको वैल्यू को निकालना होगा। वर्क अनसर्टिफाई की कॉस्ट आपको देखनी होगी। तो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाई, वैल्यू का मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। और अनसर्टिफाई यदि कोई वर्क है तो उसका मतलब उसका वैल्यूएशन हमें कॉस्ट पर करना है। वर्क अनसर्टिफाई, वर्क सर्टिफाई का मीनिंग हमने समझा। उसके बाद कैश रिसीव्ड का मीनिंग हमको समझना है। कैश रिसीव्ड, देखिए कैश रिसीव्ड का मतलब यह है कि कॉन्ट्रैक्टर अपना वर्क कंप्लीट कर चुके हैं, उनका वर्क सर्टिफाई हो चुका है, कुछ वर्क उनका अनसर्टिफाई है, उसके बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी से अमाउंट रिसीव करते हैं। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बड़े होते हैं इसलिए कॉन्ट्रैक्टी के द्वारा भी यहाँ पर एक साथ पेमेंट करना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्टर अपना काम कंप्लीट करते हुए जाएंगे वैसे वैसे कॉन्ट्रैक्टी के द्वारा पेमेंट रिलीज कर दिया जाएगा, पेमेंट दे दिया जाएगा, तो उसको बोलते हैं कैश रिसीव्ड। कभी कभी क्या होता है, काम तो कंप्लीट कर दिया लेकिन कॉन्ट्रैक्टी ने पेमेंट नहीं किया, उसको बोलते हैं रिटेंशन मनी। क्या होता है? रिटेंशन मनी। देखिए क्या होता है,
कॉन्ट्रैक्टर ने काम कंप्लीट कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर ने पेमेंट कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ अमाउंट कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा रोक लिया जाता है किसी भी पर्पज से। ठीक है, देखिए मैं आपसे बोलता हूं कि 70% वर्क सर्टिफाई हो गया, तो वर्क सर्टिफाई हो गया, और मान लीजिए यहां पर कि वो जो अमाउंट है जो कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्टर से लेना था वो 70 लाख रुपीस है, और ये वर्क सर्टिफाई का अमाउंट है, मतलब काम हो गया, उसमें सर्टिफिकेट मिल गया, ये पेमेंट अब कॉन्ट्रैक्टी को कॉन्ट्रैक्टर को देना है। लेकिन होता क्या है, जब कॉन्ट्रैक्टी पेमेंट करते हैं तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा पेमेंट कम करें। तो मान लीजिए उन्होंने 60 लाख रुपए का पेमेंट ही किया, तो 60 लाख रुपए को आप क्या बोलोगे, कैश रिसीव्ड। कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्टी से 60 लाख रुपीस का अमाउंट रिसीव कर लिया, और जो 10 लाख रुपए का अमाउंट जो अभी भी कॉन्ट्रैक्टर को नहीं मिला, इसको हम क्या नाम देंगे, रिटेंशन मनी। क्या नाम देंगे, रिटेंशन मनी। रिटेंशन मनी का मतलब एक ऐसा अमाउंट जो कॉन्ट्रैक्टी को देना था लेकिन उसने अभी रोक लिया। क्या बोलेंगे इसको हम, यहाँ पे देखिए रिटेंशन मनी। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको थोड़ा सा आगे समझते हैं यहाँ पर कि वर्क सर्टिफाई वर्क अनसर्टिफाई वाला जो कॉन्सेप्ट है। बेसिकली जब कॉन्ट्रैक्ट एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा समय के लिए चलते हैं, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट एक अकाउंटिंग ईयर मतलब 12 महीने से ज्यादा के यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो वहां पर हमें वर्क सर्टिफाई और वर्क अनसर्टिफाई का कॉन्सेप्ट देखना है। यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट एक साल के अंदर ही कंप्लीट हो गया, इसका मतलब वहां पर तो वो वर्क 100% सर्टिफाई हो गया, क्योंकि कंप्लीट हो चुका है पूरा काम। लेकिन कोई वर्क यदि एक अकाउंटिंग ईयर में कंप्लीट नहीं होता है, 2 साल 3 साल मतलब एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा समय लगता है उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में, तो वहां पर हमें वर्क सर्टिफाई और वर्क अनसर्टिफाई का मीनिंग देखना होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम आप आगे की जो हम यहाँ पर कैलकुलेशन करने वाले हैं उसका हमारा जो बेसिक है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो एक अकाउंटिंग ईयर में कंप्लीट नहीं होते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो एक अकाउंटिंग ईयर में कंप्लीट नहीं होते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को लेकर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपना प्रॉफिट कैसे रिकॉर्ड करेगा, उसको लेकर के हमें यहाँ पर प्रोविजन समझने हैं। तो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या रहेगा, प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, इसका मीनिंग आप समझिए। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो एक अकाउंटिंग पीरियड में एक अकाउंटिंग ईयर में समाप्त नहीं होते हैं, उसे हमें क्या नाम देना है, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। इनकम्प्लीट अपूर्ण ठेके। और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में यदि कॉन्ट्रैक्टर अपना प्रॉफिट रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो रिकॉर्ड कैसे करेंगे। तो देखिए कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं जो हमें यहाँ पर देखने होंगे। ठीक है, तो अगला कैलकुलेशन हमारा इसमें रहेगा जो बहुत महत्वपूर्ण कैलकुलेशन है कि प्रॉफिट को रिकॉर्ड कैसे किया जाए। प्रॉफिट को रिकॉर्ड कैसे किया जाए, तो उसके लिए कुछ केस है जो हमें यहाँ पर समझने हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर में आपको क्या लेना है देखिए वर्क सर्टिफाई, जैसा इसका मीनिंग अभी मैंने आपको समझाया, वर्क सर्टिफाई हमें सबसे पहले चेक करना होगा। चलिए केस को समझने के पहले हमें यहाँ पर क्या चेक करना है, वर्क सर्टिफाई और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का हमें रेशियो देखना है। वर्क सर्टिफाई एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का मीनिंग क्या होता है, जितने में कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के अंदर यहाँ पर ये बताया हुआ है कि यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है और उसके ऊपर जो प्रॉफिट है वो रिकॉर्ड कैसे होगा, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में हमको बता रखा है। तो उसके पहले सबसे पहले हमें चेक करना होगा वर्क सर्टिफाई एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का रिलेशन, उसका रेशियो। अब ये रेशियो कैसे निकलेगा, तो एक फॉर्मूला है जो यहाँ पर मैं लिखता हूं।
वर्क सर्टिफाई डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? वर्क सर्टिफाई अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इस कैलकुलेशन से हमें क्या आउटपुट मिलेगा? तो देखिए, जैसे हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई किया, इस फॉर्मूले से हमें यह पता लगेगा कि वर्क सर्टिफाई जो है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितना परसेंट है। अब इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। मान लीजिए किसी कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो 50 लाख रुपए है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बड़ा है, एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा चलने वाला है, तो जो सुपरवाइजर हैं उन्होंने वर्क सर्टिफाई किया और वर्क सर्टिफाई की वैल्यू उन्होंने बताई 35 लाख रुपए। ठीक है, 50 लाख रुपए का टोटल कॉन्ट्रैक्ट है, 35 लाख रुपीस का सर्टिफिकेट मिल चुका है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर परसेंटेज निकालना होगा। अब ये परसेंटेज कैसे निकलेगा? तो देखिए, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो वर्क सर्टिफाई 35 लाख रुपीस डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मल्टीप्लाई करना है आपको 100 से। इससे हमें मालूम चल जाएगा कि जितना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, जितना एग्रीमेंट हुआ था, उसका कितना परसेंट वर्क कंप्लीट एंड सर्टिफाई हो चुका है। तो कितना परसेंट आएगा ये? 35 लाख को आप डिवाइड करोगे 50 लाख से, मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो आप क्या बोलेंगे? 70% वर्क सर्टिफाई हो चुका है। 70% किसका? ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। 70% वर्क सर्टिफाई हो चुका है, किसका? ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। और इस परसेंटेज को देखकर ही हमें प्रॉफिट को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कैलकुलेशन आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको यहां पर एक परसेंटेज निकालना सीखना है। वर्क सर्टिफाई और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का क्या परसेंटेज है? फॉर्मूला एक बार फिर से मैं बोल देता हूं। वर्क सर्टिफाई अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मान लीजिए आपको दे रखी है 50 लाख रुपए, वर्क सर्टिफाई आपको दिया हुआ है 35 लाख रुपए। फॉर्मूला में लगाया, 35 को डिवाइड किया 50 से, मल्टीप्लाई किया 100 से, तो हमें एक परसेंटेज का पता लगता है। और ये परसेंटेज क्या है? ये परसेंटेज ये बताता है कि जितनी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी उसका 70% वर्क कंप्लीट हो चुका है और उसको सर्टिफिकेट मिल चुका है। चलिए, अब इसको बेस बना करके कुछ केस है जो हमें यहाँ पर समझने हैं। सबसे पहले फर्स्ट केस, और ये आप इस तरह से समझिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 जो प्रॉफिट को रिकॉर्ड करने के प्रिंसिपल को हमें बता रहा है। कितना प्रॉफिट रिकॉर्ड किया जाए ये डिपेंड होता है, ये निर्भर करता है इस परसेंटेज के ऊपर। तो पहला केस में ले रहा हूं, देखिए फर्स्ट केस वर्क सर्टिफाई। अब जैसा मैं लिख रहा हूं उसको समझिए। लेस देन वर्क सर्टिफाई is less than 25% of कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। देखिए इसको अप्लाई कैसे करते हैं, सबसे पहले आप चेक करिए। अभी हमने यहाँ पर ये सीखा कि वर्क सर्टिफाई और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का रेशियो कैसे निकालते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब आपको चेक करना है, यदि किसी क्वेश्चन में जो वर्क सर्टिफाई है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 25% से भी कम है। क्या है? वर्क सर्टिफाई इज लेस देन 25% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। जो प्रमाणीकरण, क्या बोलते हैं इसको? प्रमाणीकरण। वर्क सर्टिफाई को हम क्या बोलते हैं? प्रमाणीकरण कार्य। वर्क सर्टिफाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 25% से कम है। अभी 25% फिक्स है, ध्यान रखिए, 1/4, 1/4। 25% का मतलब क्या? 1/4। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 25% से यदि वर्क सर्टिफाई कम है तो पहले हमें रेशियो निकालना होगा।
जैसे अभी हमारे सामने यहाँ पर 70% आ रहा था, तो वो इस केस नंबर 1 में कवर नहीं होगा। ठीक है, तो यदि वर्क सर्टिफाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 25% से कम है तो उस केस में नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कॉन्ट्रैक्टर किसी भी प्रकार का प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नो प्रॉफिट, तो उसमें हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा केस, वर्क सर्टिफाई जो है वो मोर देन 25%, वो 25% से ज्यादा है, बट लेस देन 50%। देखिए मैंने क्या बोला? 50%, 50% से कम, तो 25% से ज्यादा, या 25% भी हो सकता है इसमें। वर्क सर्टिफाई मोर देन और इक्वल टू 25%, दोनों का शब्द यूज करूंगा, मोर देन और इक्वल टू 25%, मतलब 25% भी यदि वर्क सर्टिफाई हो चुका है या फिर 25% से ज्यादा, तो लैंग्वेज क्या बनेगी आपकी? वर्क सर्टिफाई मोर देन और इक्वल टू 25%, बट लेस देन 50%, किसका? ऑफ वर्क सर्टिफाई। तो उस केस में कितना प्रॉफिट हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? तो उसका एक फॉर्मूला आप देखिए, नोशनल प्रॉफिट, ये फॉर्मूला आपको समझना है अच्छे से, इनटू 1/3, मतलब 1/3, फिर मल्टीप्लाई करेंगे कैश कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाई। क्या फॉर्मूला बना आपका? और ये फॉर्मूला अप्लाई कब करना है? यदि वर्क सर्टिफाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 25% के बराबर या उससे ज्यादा है, लेकिन 50% से कम है, उस समय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना प्रॉफिट जाएगा? अमाउंट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। उसके लिए आपको एक फॉर्मूला यहां पर यूज करना होगा, नोशनल प्रॉफिट। अभी सब कैलकुलेशन हम आगे करने वाले हैं, किस तरह से नोशनल प्रॉफिट निकलने वाला है। तो नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, चलिए, तो ये एक फॉर्मूला हमारा इसमें बन गया है, आप इसको देख सकते हो। प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, नोशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो ये हमारा सेकेंड नंबर का केस है। आपको बस यहाँ पर परसेंटेज याद रखने हैं कि कितना परसेंट आपका वर्क कंप्लीट हो चुका है और उसको सर्टिफिकेट मिल चुका है। ठीक है, चलिए अगला केस हमें यहाँ पर देखना है। तो फर्स्ट वाला केस हमारे सामने क्या था? वर्क सर्टिफाइड इक्वल टू और मोर देन 25% बट लेस देन 50% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। चलिए आगे, थर्ड नंबर का केस। अब जो वर्क सर्टिफाई है, देखिए ध्यान से, जो वर्क सर्टिफाई है वो 50% से ज्यादा, मोर देन 50%, देखिए ध्यान से, वर्क सर्टिफाइज मोर देन 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है, क्या आएगा इसमें? यहां पर कॉन्ट्रैक्ट
प्राइस। देखिए ध्यान से, थर्ड नंबर केस, वर्क सर्टिफाई इज मोर देन 50% ऑफ, मोर देन 50%, इक्वल टू भी आएगा, मोर देन और इक्वल टू 50%, 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब इसमें क्या है, ये तो हमको दिया हुआ है कि 50% से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 50% या उससे ज्यादा वर्क सर्टिफाई हो चुका है, लेकिन कितना वो हमको नहीं दिया हुआ। तो इसको क्या बोलते हैं, नियर टू कंप्लीशन, मतलब एक तरह से आप अप टू 90% बोल सकते हो। तो वर्क सर्टिफाई इज इक्वल टू और मोर देन 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बट अप टू 90%। अब देखिए ये 90%, 90% का मतलब अभी वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन होने वाला है, तो यहां पर परसेंटेज मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन वो हमें समझने के पर्पज से यहां पर इसको हम मान सकते हैं 89%। ये हमारा केवल समझने के पर्पज से है। बाकी ध्यान रखिए 50% से ज्यादा का काम वर्क सर्टिफाई हो चुका है लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तक वर्क पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कहां तक लेना है, नियर टू कंप्लीशन। क्या बोलते हैं इसको, हम एक शब्द यूज कर रहा हूं यहां पर, नियर टू कंप्लीशन। नियर टू कंप्लीशन का मतलब है कि वो वर्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन कुछ समय के बाद कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका परसेंटेज हमको नहीं दिया हुआ है, तो उस केस में हमारा जो प्रॉफिट है वो P&L अकाउंट में कितना जाएगा, तो फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, नोशनल प्रॉफिट इनटू, जहां 1/3 कर रहे थे हम करना पड़ेगा हमको 2/3, क्या करना पड़ेगा 2/3। ये हमारा तीसरा केस है। और लास्ट केस हमारा इसमें क्या बनेगा कि वर्क जो है वो नियर, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लगभग नियर टू कंप्लीशन स्टेज में आ चुका है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट लगभग पूरा होने वाला हो, कॉन्ट्रैक्ट नियर टू कंप्लीशन। अब नियर टू कंप्लीशन किसको बोलते हैं, तो ये समझने के पर्पज से आप मान सकते हो 90% और मोर, ये केवल एक डिजिट है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी। 90% यदि आपका वर्क कंप्लीट हो चुका है तो ये मान लिया जाता है कि आपका काम पूरा होने वाला है। तो उस केस में हमें यहाँ पर केस नंबर 4 में हमें यहाँ पर 4 फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, इन चारों में से कोई सा भी फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। क्या पता लगाने के लिए, क्या पता लगाने के लिए कि कितना प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफर करने वाले हैं। 4 फॉर्मूला आपके सामने है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको निकालना होगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू सर्टिफाइड वर्क अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। दूसरा फॉर्मूला एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू सर्टिफाइड वर्क अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन सर्टिफाइड वर्क। थर्ड नंबर का फॉर्मूला एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट अपॉन एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। लास्ट फॉर्मूला एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू cost of work to date upon estimated total cost into cash received upon certified work। अब इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है वो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह की सूचना हमें यहाँ पर प्रश्न में दी जाएगी उस सूचना का उपयोग करके हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। एक बार फिर से हम चारों केस यहाँ पर देख लेते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होते हैं जिसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, और उस केस में यदि कॉन्ट्रैक्टर अपना प्रॉफिट रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में यहाँ पर कुछ केसेस हमको दिए हुए हैं। सबसे पहले हमें चेक करना है वर्क सर्टिफाई और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का परसेंटेज। ठीक है, फिर हमें देखना है पहला केस, यदि वर्क सर्टिफाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 25% से कम है तो फिर किसी भी प्रकार के प्रॉफिट को P&L अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। लेकिन वर्क सर्टिफाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 25% के बराबर या उससे ज्यादा हो जाता है लेकिन 50% से कम है तो नोशनल प्रॉफिट इनटू 1/3 इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाई, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और जो भी प्रॉफिट आएगा उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले हैं। यहाँ पर एक स्पेशल कैलकुलेशन हमको देखना है
नोशनल प्रॉफिट कैसे निकलता है। ठीक है, इसी प्रकार थर्ड वाला केस क्या है, यदि वर्क सर्टिफाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 50% के बराबर या उससे ज्यादा हो जाता है, लेकिन कहां तक, नियर टू कंप्लीशन। अब नियर टू कंप्लीशन का मीनिंग यहां पर आपको समझना है अप टू 90%। तो उस केस में हम क्या करेंगे, नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाई। ठीक है, और यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट लगभग पूरा होने वाला हो तो उस केस में हम यहाँ पर 4 फॉर्मूले हैं, यानी चारों ही फॉर्मूले से हम यहाँ पर प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे।